हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। और नए चैप्टर का नाम क्या है हमारा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं फेमा। इसको क्या बोलते हैं? फेमा 1999 शॉर्ट में बोलते हैं फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है। और अगर करियर वाइज देखा जाए आपके लिए, तो इस चैप्टर का रोल बहुत 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 इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, क्योंकि भाई साहब इस एक स्पेसिफिक अलग से ही एक तरह से फील्ड है। ठीक है। अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हो तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ठीक है। तो चलिए, इस चैप्टर के अंदर क्या है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। वैसे नाम से पता चल रहा है आपको, फॉरेन एक्सचेंज मतलब हम लोग यहाँ पे बात किसकी करेंगे? यहाँ पे अलग अलग करेंसीज की बात करेंगे, लाइक डॉलर्स की बात करेंगे, येन की, पाउंड, ये सब की करेंसीज की बात की रहेंगी। ठीक है। फॉरेन रिजर्व्स एंड ऑल की बातें यहाँ पे अंदर होंगी। ठीक है। कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हम कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हम नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। हम बाहर जाते हैं, जब एक अपने इंडिया से कहीं दूसरे देश जाते हैं, तो भाई साहब कितने पैसा हम लेके जा सकते हैं, बाहर जाके हम प्रॉपर्टीज एंड ऑल ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, या क्या चीज ले सकते हैं, क्या चीज नहीं ले सकते हैं, इस सब के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। बाहर से कोई इंडिया में आ रहा है, हाँ, तो भाई साहब उसके लिए क्या रहेगी चीजें, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। क्लियर है? तो हम लोग को ये सब चीजें इसके अंदर पढ़नी है। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एक क्वेश्चन आपके सामने रहेगा स्क्रीन पे, बस उसको खाली रीड करना है। ठीक है। इससे हमको ये पता चलेगा इस चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये एक्ट एक्चुअल में आया क्यों है। ये देखिए आपके सामने है, क्या लिखा है? हैव यू एवर थॉट व्हाई द गवर्नमेंट नीड्स फॉरेन करेंसी, व्हाई द गवर्नमेंट नीड्स फॉरेन करेंसी व्हेन द पीपल आर स्टिल रिसाइडिंग इंडिया। भाई साहब हम तो भारत में रहते हैं, ठीक है, हमको तो भाई इंडियन करेंसी से मतलब होना चाहिए एक तरह से कि भाई साहब इंडियन करेंसी की कमी नहीं होनी चाहिए, मगर हमारी सरकार बोलती है ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या आया, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास फॉरेन करेंसीज आए, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हमारी सरकार, ऐसा क्यों गवर्नमेंट चाहती है, और आज से नहीं चाहती, पता नहीं कितने सालों से चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स होने चाहिए। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? देखिए क्या लिखा है, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू दिस एन एग्जांपल। देखिए, इफ अ पर्सन इज रिजाइडिंग इन इंडिया, आपकी बातें हो रही है, ठीक है, आप लोगों की बात हो रही है, कोई बाहर वाला तो नहीं है, कोई बाहर वाला तो नहीं है, कोई ऐसा तो बच्चा नहीं जो बाहर बैठा हो क्लासेस ले रहा है। नहीं सर, नहीं सर, हम लोग सब भारतीय हैं। देखिए क्या लिखा है, इफ अ पर्सन इज रिजाइडिंग इन इंडिया and wants to go abroad for the purpose of job, traveling, education, migration or any other reasons requires what? Foreign currency। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको बाहर जाना है, चाहे घूमने जा रहे हो, चाहे पढ़ने जा रहे हो, चाहे माइग्रेट हो रहे हो, या कोई भी और पर्पस के लिए जा रहे हो, तो आपको फॉरेन करेंसी तो चाहिए, क्योंकि भाई साहब आपकी इंडियन रुपीज तो बाहर जाके चलेगी नहीं, पता है आपको। दूसरी उसी तरीके से देख लो, इफ अ पर्सन डिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड फॉर सिमिलर पर्पस, कौन सा सिमिलर पर्पस? ये ऊपर वाले पर्पस के लिए, वॉन्ट्स टू कम हेयर, हेयर मतलब इंडिया में आना चाहता है। बाहर वाला पर्सन कहां पे आना चाह रहा है, मतलब फॉरेन वाला पर्सन यहां पे आना चाह रहा है, इंडिया में, देन द पर्सन रिक्वायर्स इंडियन करेंसी। ऑब्वियस बात है, क्योंकि भाई इंडिया में आएगा तो यहाँ पे डॉलर्स, येन, पाउंड ये तब तो चलेंगे नहीं, यहाँ क्या चलेगी? इंडियन करेंसी चलेगी। हम अगर बाहर जाएंगे तो हमको फॉरेन करेंसी चाहिए, बाहर वाला यहाँ पे आता है उसको इंडियन चाहिए। इफ एन इंडियन रेसिडेंट गोज आउटसाइड इंडिया देन देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। यहाँ पे क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि भाई साहब हम जब ज्यादा तो अगर देखते हैं, हम लोग अगर जाते हैं कहीं तो ऑब्वियस सी बात है यहीं से करेंसी को एक्सचेंज करा के जाते हैं, होता है, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज कराते हैं कि नहीं कराते? यस सर, हम लोग करेंसीज पहले से लेके जाते हैं। जब भी हम लोग का प्लान बनता है अब्रॉड जाने का, तो हम लोग भाई रुपीज को क्या करते हैं, पहले कन्वर्ट करा लेते हैं डॉलर्स में। और जैसे अगर डॉलर्स वगैरह हम बाहर कहीं जा रहे हैं, ऐसी कंट्री जा रहे हैं जहाँ पे डॉलर्स आराम से चल जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कराते हैं करेंसी को। किसमें कन्वर्ट कराते हैं? इन द फॉरेन करेंसी। जिस कंट्री में हम जा रहे हैं उसी करेंसी में हम लोग कन्वर्ट करा लेते हैं, और कन्वर्ट करा के हम ले जाते हैं बाहर, और फिर वहां पे जाके स्पेंड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर? आउटफ्लो हो रहा है। किसका आउटफ्लो हो रहा है? फॉरेन करेंसी का। क्यों? क्योंकि हम कन्वर्ट यहीं पे करा रहे हैं, कन्वर्ट यहीं पे करा रहे हैं, और यहीं से फॉरेन करेंसी हमको मिल जा रही है, और फॉरेन करेंसी बाहर जाके दे आ रहे हैं हम। फॉरेन करेंसी का क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है, हो रहा है। देखिए, फॉरेन करेंसी, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, एंड द पर्सन विजिटिंग इन इंडिया, मगर बाहर से कोई इंडिया में आ रहा है तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, बाहर से जब यहाँ पे कहां पे आता है, इंडिया में आ रहा है,
देन दैट इज द इनफ्लो ऑफ अ फॉरेन करेंसी। वो भाई साहब करेंसी यहां पे लाता है, ठीक है नहीं कि नहीं लाता? यस सर। इनफ्लो किसका हो रहा है? फॉरेन करेंसी का हो रहा है। टू मैनेज एंड बैलेंस दिस इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ अ करेंसी। अब भाई साहब करना क्या है? मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है? मैनेज करना है एंड बैलेंस बनाना है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन करेंसी इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है उसका एक बैलेंस बनाया जाए। समझ आ रहा है कि नहीं? बैलेंस बनाना जरूरी है, ऑब्वियसली बात है। तभी हमारी सरकार बोलती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या हो? फॉरेन रिजर्व हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। आरबीआई इज द गवर्निंग अथॉरिटी फॉर दिस मैनेजमेंट। फॉर दिस रीजन द एक्ट इज नेम्ड एज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यही एक कारण है जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर लॉ का नाम क्या रखा है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज का क्या करना है? मैनेजमेंट करना है। और मैनेजिंग अथॉरिटी आपकी कौन सी है? वो आरबीआई। समझ आता है? क्लियर है? इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग 3 अथॉरिटीज के बारे में बात करेंगे फेमा के अंदर, ठीक है। एक तो बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। एक बात करेंगे आरबीआई की, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक और बात करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की बात करेंगे जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है सर? ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है। तो 3 अथॉरिटीज अपने माइंड में रखना। इन तीनों अथॉरिटीज के बारे में बातें होती रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो समझ आ गया है? समझ आ गया कि हमको मैनेज करना है, बैलेंस बना के चलना है बिटवीन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो। किसका सर? किसका? फॉरेन करेंसी का। इनफ्लो एंड आउटफ्लो का मैनेजमेंट करना है और मैनेजमेंट अथॉरिटी हमारी आरबीआई है। तभी इस पर्टिकुलर लॉ का नाम क्या रखा है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा 1999। क्लियर है? समझ आ रहा? मतलब 1999 का ये पर्टिकुलर कानून है। अब थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन और थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में कानून आया कैसे है। देखिए क्या लिखा है। देखिए पहले आपको मैं चैप्टर के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग दे देता हूं, हल्का सा सुन लो, फिर आगे बात करते हैं। देखिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। मगर ये इफेक्ट में कब आया है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000। देखिए इफेक्ट में आया है 1 जून 2000, मतलब 2001 1 जून 2000 में ये आया है आपका इफेक्ट में। और एक्ट का नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब ये देखिए इसके अंदर है क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़ना है। फेमा 1999 के अंदर देखिए क्या क्या आपका, पहला आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन है, ठीक है, और आपका डेफिनेशंस पोर्शन। इंट्रोडक्शन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा और डेफिनेशन देखेंगे। अगर कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस अगर हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम लोग बड़ी बड़ी डेफिनेशंस करेंगे जो मेन डेफिनेशंस हैं और एग्जाम्स में जो रिपीटेडली आती रहती है, ठीक है। मगर इंट्रोडक्शन पोर्शन आज हमारा हो जाएगा आराम से। तो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस हम लोग को पढ़नी है। डेफिनेशंस आपको पीआरआई की पढ़नी है, पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो गई। आपका ऑथराइज पर्सन कौन है? कैट मतलब करंट अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड ऑल के बारे में पढ़ना है। फिर सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 प्लस हमको सीयूएटी रूल्स पढ़ने। सीयूएटी का मतलब हम यहाँ पे बोल रहा हूँ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। 2 तरह के ट्रांजैक्शंस हैं, 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस और एक आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अभी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद आपका सेक्शन 10, 11, 12 पढ़ना है जिसमें हमको ऑथराइज पर्सन के बारे में बहुत डिटेल में बातें करनी है। उसके बाद आपका सेक्शन नंबर 13 से लेकर सेक्शन नंबर 14 तक बात करेंगे पूरी किसकी? एजुडिकेशन, अपील, पेनल्टीज एंड ऑल, ये सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑल, सब की बातें होंगी। और सेक्शन नंबर 6, 7, 8 और 9 जो आपका है ये कैट रेगुलेशंस के बारे में बात होगी। कैट का मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की रेगुलेशंस की बातें होंगी। अगर आपको बताऊं ये चारों पोर्शन, ये वाले पोर्शन और एक ये सिंगल अकेला जो पोर्शन है ना, ये चारों के बराबर है। समझ आ रही है? ये सिंगल अकेला पोर्शन है ये वाला, ये चारों के बराबर है। ये चारों को आप मिक्स कर दो, और वो सिंगल अकेला अपने में एकदम भारी भरकम चीज है, ये मान के चलना, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम लोग को बातें यहाँ पे करनी है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। जो हमारे सिलेबस में है ऑब्वियसली वो पूरा हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। आता है समझ? क्लियर है? चलिए भाई जी, देखिए अब देखिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताता हूं कि बिफोर फेमा, ये फेमा तो हमारा ये है, मगर इसके पहले जो एक्ट हुआ करता था, सबसे पहले जो शुरू में हुआ करता था उसका नाम था फेरा, ठीक है। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 का, मतलब 1947 को ये आपका कानून आ गया था। 1947 को कानून आ गया था। और उसके बाद इस फेरा का नाम, फेरा फिर इसमें अमेंडमेंट आई, चेंजेस हुए और ये बन गया फेरा 1973। क्या बना? फेरा 1973। मतलब 1973 में फिर से नया लॉ पास हुआ। और किस लिए?
इसलिए फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था ये, क्लियर है। और फिर एट लास्ट 1999 में नया कानून बना दिया गया, उसका नाम हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो शुरुआत कहां से हुई है? 1947 से हुई। और ये देखिए 1947 की बात कर रहे हैं, फेरा 1947, 8 जुलाई 1947 को ये कानून आ गया था आपका। और देखिए क्या लिखा है, बिफोर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस आया था, बिफोर इंडिपेंडेंस। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था सर, मगर उसके पहले ही ये पर्टिकुलर कानून को बना दिया गया था, फेरा 1947। और अथॉरिटीज हमारी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड आरबीआई। आगे चलते हैं, ये देखिए अब जब ये खत्म हुआ, ये वाला खत्म हुआ, फिर आया ये, जब खत्म हुआ तो आया कौन सा? पैरा आया 1973 में आया, ठीक है। और बेसिकली इसको क्या बोला, एक तरह से इसका नेचर क्या था? इसका नेचर था क्रिमिनल नेचर का लॉ था ये, ठीक है। मेंस रिया इसमें प्रिज्यूम करके चलते थे हम लोग। मेंस रिया वाज प्रिज्यूम्ड, अगर कोई भी पर्सन ने कोई भी गड़बड़ करी है, ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि भाई साहब इस पर्सन की गलत इंटेंशन थी। समझ आ रही है? मेंस रिया वाज प्रिज्यूम्ड, प्रूव करने की जरूरत नहीं होती थी यहाँ पे। इस पर्टिकुलर कानून के अंदर जो 1973 वाला था, इसका नेचर कैसा था? क्रिमिनल लॉ, मतलब क्रिमिनल नेचर था इसका, इस पर्टिकुलर लॉ का क्रिमिनल नेचर का। और क्रिमिनल नेचर में आपको पता है कि मेंस रिया रिक्वायरमेंट होती है, मेंस रिया का रिक्वायरमेंट होता है, ये आपको पता है, या तो जीआईजेल में आपने अच्छे से पढ़ा है कि मेंस रिया तो जरूरी होता है। मगर यहाँ पे भाई मेंस रिया को ना, मेंस रिया का होना जरूरी है टू मेक एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल नेचर। मगर जरूरी क्या होता है कि मेंस रिया को प्रूव करना पड़ता है कि भाई मैं गिल्टी इंटेंशन थी या नहीं थी। मगर इस लॉ के अंदर क्या था, जो ये लॉ पास हुआ था आपका 1973 वाला, यहाँ पे आपको गिल्टी इंटेंशन या मेंस रिया प्रूव करने की जरूरत नहीं होती थी, ठीक है। यहाँ पे जो ये अथॉरिटीज थी, ये मान के चलती थी, क्या मान के चलती थी? कि भाई साहब अगर सामने वाले ने कोई गड़बड़ करा है रिलेटेड टू दैट फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑल, मान के चलेगी इस पर्सन की गिल्टी इंटेंशन थी। समझ आ रहा है? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर हो जाता था? बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन के ऊपर हो जाता था, ये प्रूव करने में कि भाई साहब मेरी गिल्टी इंटेंशन नहीं थी। समझ आ रहा है? क्लियर है? क्लियर। ये कब था? 1973 में। और उस टाइम पे आरबीआई तो ऑब्वियस बात है अथॉरिटी थी, आरबीआई यहाँ पे भी थी पहले भी, ठीक है। और यहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस था, पहले ही था, ये मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पे दोनों अथॉरिटीज उस समय भी थी जो रेगुलेट करती थी, क्लियर है। और यहाँ पे भी थी। मगर जब ये नया लॉ आया 1973 में, तो एक और नई अथॉरिटी का जन्म हो गया, और उस अथॉरिटी का नाम क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, ठीक है। तो जब ये नया कानून आया तो मेरे पास 3 अथॉरिटी हो गई, एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एक अब आपकी आरबीआई, और एक आपका ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। और फाइनली उसके बाद हमारा कानून कौन सा आया? फेमा आया। और जो ये फेमा आया, इसके नेचर कैसा बना दिया गया? इसको बना दिया सिविल नेचर का बना दिया गया। अब इसके बारे में आगे बात करूंगा, आप देखिए, आगे आइए। देखिए वाई फेरा बिकम्स फेमा, ये भाई साहब ये बोल रहा है, ये जो फेरा है, फेरा, ये फेमा क्यों बना? यही चलने देते ना सर, यही चलने देते, फेरा ही चलने देते। क्यों फेरा को फेमा में कन्वर्ट किया गया है? उसके पीछे कारण है। देखिए 2 कारण है, और दोनों कारण अभी डिटेल में, ये पूरी क्लास इसी कारण में जाएगी, ये पूरी क्लास यही समझाने में जाएगी आपके लिए। पहला कारण ये, नंबर 1 क्या? इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स, और दूसरा एक्सप्लॉयटेशन बाय ईडी, क्योंकि ईडी आ गई थी, ईडी बन गई थी 1973 में ही। मगर ये ईडी क्या कर रही थी? अपने पावर्स का मिसयूज कर रही थी, ठीक है, ये एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी। समझ आ रहा है? तो ये 2 कारण थे जिसकी वजह से क्या लाया गया? फेमा लाया गया, जिसकी वजह से फेमा लाया गया। पहला हम लोग बात करेंगे किसकी? इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ आरबीआई। इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स क्या हो रहे थे? बढ़ गए थे, इसकी वजह से फेमा को लाया गया। देखिए अब देखिए पूरी पिक्चर देखिए क्या लिखा आपके सामने। फेरा 1973 का कानून है। फेरा कब का था? 1973 में पर्टिकुलर लॉ को लेके आया गया था। और देखा जाए तो 24 जुलाई 1991 को अगर देखा गया कि जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो हमारे पास $1 बिलियन के थे। कितने के थे? $1 बिलियन हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स थे, ठीक है। और उस समय आपका कौन सा लॉ चल रहा था? फेरा चल रहा था। फेरा के अंदर 81 सेक्शंस टोटल थे, और 81 सेक्शंस में 32 सेक्शंस आपके जो थे वो ऑपरेशनल पार्ट के थे। 32 सेक्शंस ऑपरेशनल पार्ट के थे। इसके अंदर अलग अलग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बातें करते थे, ठीक है। हर एक सेक्शंस के अंदर अलग अलग ट्रांजैक्शंस की बातें होती थी।
और उसके अलावा जो रिमेनिंग 49 सेक्शंस बच गया, ये बात करते थे इन्वेस्टिगेशंस, अपील्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस की। ये बात कर रहे हैं किसकी? फेरा की। क्लियर है? समझ आ रही है? अच्छा, तो फेरा 1973 चलता जा रहा था, मगर 1991 में देखा गया कि भाई साहब जो आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व थे वो थे कितने? $1 बिलियन थे, $1 बिलियन थे। मगर हुआ क्या 1991 में? आपको पता है क्या हुआ था सर? एलपीजी आ गया था, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हो गया था। ये आपको पता ही अच्छे से, ठीक है। तो 1991 में जैसे ही आपका ये चीजें आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया, तो वैसे ही क्या होने लगा भाई साहब? वैसे ही क्या हुआ? बड़ी बड़ी एमएनसीज एंड ऑल सब इंडिया में आने लगी। बड़ी बड़ी उनकी कंपनीज थी, बड़ी बड़ी बाहर की, उन्होंने अपने यहाँ पे ब्रांचेस एंड ऑल लाए, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हो गया, और ऑब्वियस ही बात है अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करेंगे, यहाँ पे फॉरेक्स आना शुरू हो गया। बाहर की कंपनीज इंडिया में आई, स्टैब्लिश करा, उन्होंने यहाँ पे पैसे लगाए। जब पैसे लगाए तो भाई साहब वो पैसे कौन से आ रहे हैं? भाई साहब बाहर की करेंसी हमारे इंडिया में आना शुरू हो गई, जिससे देखा गया कि 1991 से लेकर 2000 तक, 2000 जब ये हमारा फेमा आया है, 2000 तक देखा गया। कब फेमा हमारे इफेक्ट में? यही आया ना, 1 जून को, 1 जून 2000 को आया था ना। तो तब तक देखा गया कि भाई साहब फॉरेक्स रिजर्व जो हमारे पास $1 बिलियन हुआ करते थे 1991 में, वो आज की डेट में मतलब 2000 में, 2000 में 28 बिलियन हो गए। कितने हो गए? $28 बिलियन हो गए। एक से कितना हो गया? $28 बिलियन। मतलब फॉरेक्स रिजर्व क्या हो गए? बढ़ना शुरू हो गए। देखिए, इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व बिकॉज ऑफ दिस लिबरलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या करा गया? इस लॉ को चेंज किया गया और इंट्रोड्यूस क्या हो गया? फेमा इंट्रोड्यूस हो गया 1999 में। और इस फेमा के अंदर कितने टोटल सेक्शंस? 49 सेक्शंस थे। 49 सेक्शन से मतलब है आज की डेट में, जिसमें से जो 12 सेक्शंस हैं, 12 सेक्शंस, स्टार्टिंग के जो 12 सेक्शंस हैं वो आपके ऑपरेशनल पार्ट हैं। वो क्या है? ऑपरेशनल्स। और जो रिमेनिंग बच गया 37, वो आपका डील करेगा किससे? इन्वेस्टिगेशंस, अपील्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस एंड ऑल से बातें करेगा। भाई सिंपल सी चीजें हैं। मगर जो मेन सेक्शंस इसके अंदर है सर, वो ये है 12 सेक्शंस जो है ऑपरेशनल पार्ट इसका है। और ये देखिए, इधर आइए, इधर के जो 32 सेक्शंस है पुराने वाले जो थे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अलग अलग सेक्शंस। देखिए लिखा है अलग अलग सेक्शंस और 1 ट्रांजैक्शंस इन ईच सेक्शंस। अलग अलग सेक्शंस थे इसके अंदर, पुराने वाले के अंदर, और हर एक सेक्शंस अलग अलग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बात करता था, ठीक है। और हर ट्रांजैक्शंस के लिए क्या बोलता था कि प्रायर अप्रूवल चाहिए होता आपको, किसका? आरबीआई के लिए। समझ आ रहा है? तो पुराना जो लॉ था आपका 1973 वाला, उसका जो ऑपरेशनल पार्ट था, 32 सेक्शन जो थे, हर एक सेक्शन की कहानी अलग अलग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड थी कि अगर आपको ये ट्रांजैक्शन करना है तो आपको प्रायर आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा, अगर आपको ये करना है तो उसके लिए आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो हर एक सेक्शन अलग ट्रांजैक्शन की बातें करता था, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये करना है, यहां पैसा लगाना है, वो लगाना है, आपको ये एक्सपेंस करना है, जो भी है, अलग अलग ट्रांजेक्शन थी, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट मैटर से डील करती थी। तो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए आपको आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ता था, ठीक है। और अगर आपने आरबीआई अप्रूवल नहीं लिखा, अगर आपने कॉन्ट्रावीन करा, तो उसमें क्या होता था? फिर जेल और फाइन होती थी। ये देखिए लिखा है, जेल एंड फाइन होती थी। समझ आता है? मगर अब इधर आ जाओ जरा। अब ये जो 12 सेक्शंस हैं, ये ऑपरेशनल पार्ट है। अब इसमें जो मेन क्या करा गया, ये जो 32 सेक्शंस थे पुराने वाले, तो अलग अलग ट्रांजैक्शंस को बात करता था। 32 ट्रांजैक्शंस की बातें करता था। कौन? वो 32 सेक्शंस आपके थे। क्या करा गया? ये 32 सेक्शंस को क्लब कर दिया गया 2 सेक्शंस के अंदर। 32 ट्रांजैक्शंस को एक तरह से देख लिया जाए तो उनको क्लब कर दिया गया 2 ट्रांजैक्शंस के अंदर। एक आपका सेक्शन 5 के अंदर कवर होगी और एक होगी सेक्शन 6 के अंदर कवर होगी। तो सेक्शन 5 के अंदर कवर होगी उसको बोलते हैं हम लोग करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, और सेक्शन 6 के अंदर जो बात होती है वो बात करता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। देखिए लिखा है, क्लबिंग ऑफ 32 ट्रांजैक्शंस इनटू 2 कैटेगरीज। खाली 2 कैटेगरीज में क्लब कर दिया पूरे 32 ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। और 2 चीजें बना दी, एक बना दिया करंट अकाउंट, एक बना दिया कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या बोलता है? मतलब क्या है सर करंट अकाउंट? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस यहाँ पे डिफाइन करा गया है, हल्का सा बता दे रहा हूं, वैसे तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बोलता है कि वो ट्रांजैक्शंस जो कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं है वो आपकी करंट अकाउंट है। अच्छा सर, तो सर कैपिटल क्या है? सर हर वो ट्रांजैक्शन जो करंट नहीं है वो कैपिटल है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं बोलेंगे। करंट वाला क्या बोलता है कि हर वो ट्रांजैक्शन जो कैपिटल नहीं है वो क्या है? करंट है। तो सर कैपिटल क्या है? अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अगर देखा जाए, हल्का सा अगर आपको बता दूं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए ना 2 एंगल से हमको देखना है।
एक पीआरआई के एंगल से देखते हैं हम लोग, एक पीआरओआई, मतलब एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और एक पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के एंगल से देखा जाए तो मतलब क्या बोल सकता है, जैसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन दो एंगल से देखेंगे, एक पीआरआई के एंगल से और एक पीआरओआई। ये बोलता है कि अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में सुनिए, अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है और ये कोई भी क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है और उस ट्रांजैक्शन से क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज क्या हो रही है, एसेट्स की या तो लायबिलिटीज का। मतलब क्या बोल रहा है, कोई भी पर्सन है जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है तो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करता है जिससे कि उसकी एसेट्स या लायबिलिटी में या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, मगर कहां हो रहा है सर, आउटसाइड इंडिया हो रहा है, आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो उसको हम बोल देंगे सर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। समझ आ रही, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, आता है समझ। और पीआरओई के एंगल देखिए, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये क्या कर रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है जिससे कि एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज और डिक्रीज किसका, एसेट्स या तो लायबिलिटीज का, मगर सर कहां पे, सर इन इंडिया, इन इंडिया। तो इनको बोलते हैं हम लोग, ये आपकी क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो कोई भी पर्सन इन इंडिया वाला है वो कोई ट्रांजैक्शन करता है और उस ट्रांजैक्शन से एसेट्स या लायबिलिटीज उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, मगर कहां हो रही है, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। तो भाई साहब वो क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया वाला है, ठीक है। अब ये पीआरआई क्या होता है, पीआरओआई क्या होता है, ये भाई साहब पूरी डेफिनेशन है, अच्छी खासी, बहुत डिटेल में डेफिनेशन है, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और वो अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है कहां पे, इंडिया में, और जिसकी वजह से क्या, और इसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही कहां पे, इंडिया में, तो उसको भी बोल देंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस बोल देंगे। अच्छा एक बात बताइए, अब मैं कुछ ट्रांजैक्शंस अब दे रहा हूं, आप जरा बताना मुझे कि सर ये कैपिटल है या करेंट है, ठीक है। अब एक बात बताओ, सुनो, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स क्या करते हैं, दुबई जाते हैं और वहां पे जाके एक प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं। बताइए कौन सी एक ट्रांजैक्शन है, सर ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, कहां जाता है, दुबई गया और दुबई में जाके उसने क्या करी, प्रॉपर्टी परचेज करी, लैंड परचेज करी, बिल्डिंग परचेज करी। अब जैसे ही लैंड परचेज करी उसकी एसेट्स क्या हुई, इंक्रीज हुई, और कहां पे इंक्रीज हुई सर, आउटसाइड इंडिया इंक्रीज हुई। तो ये जो उसने ट्रांजैक्शन करी है ऑफ द परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी इन दुबई, इसको क्या बोल रहे हैं सर, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आता है समझ, समझ आती है। अच्छा 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 एक बात बताओ, मिस्टर एक्स है, इंडिया का पर्सन है, उसने बाहर की कंपनी का शेयर्स खरीदा है, बाहर की कंपनी का शेयर्स खरीदा, बर्कशायर हैथवे का उसने क्या खरीदा है, क्या खरीदा है, शेयर्स खरीदा, माइक्रोसॉफ्ट के उसने शेयर्स खरीदे हैं, एप्पल के उसने शेयर्स खरीदे हैं शेयर्स, कहां के खरीदे हैं, बाहर के। बताइए भाई साहब कौन सा ट्रांजैक्शन, कैपिटल या करंट, कैपिटल या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, सर ये भी क्या है आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आ रहा है समझ, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ, बताइए। अच्छा सुनिए, उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, अभी मैंने आपको बोला था दुबई में जाके उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, एसेट्स खरीदी थी, लैंड खरीदा था, बिल्डिंग खरीदी थी। बाद में क्या हुआ, उसको कोई अच्छा रेट मिला वहां से, उसने प्रॉपर्टी को बेच दिया, उसने प्रॉपर्टी को बेच दिया। उसने प्रॉपर्टी कुछ ली थी, ठीक है, मैं मान लेता हूं इंडियन रुपीज में मान लेता हूं, उसने प्रॉपर्टी 5 करोड़ की ली थी। उस प्रॉपर्टी का वैल्यू 6 महीने के बाद ही 6 करोड़ हो गई और उसको 6 करोड़ पे मिल रहा था। उसने क्या कर, प्रॉपर्टी को बेच दिया, उसने प्रॉपर्टी को बेचा, तो सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, सेल ऑफ द प्रॉपर्टी हुआ। हाँ, एसेट्स क्या हुई, एसेट्स कम हुई उसकी, क्या, यस सर, डिक्रीज इन एसेट्स होगा जैसे ही बेचेगा, होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा। बताइए क्या, कौन सी ट्रांजैक्शन, सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो ये सब क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आपकी हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताइए, मैं बाहर गया घूमने, दुबई गया घूमने, मैं बाहर जा रहा हूं घूमने, ठीक है, मैं वहां पे जाके मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मेरे हुए, दुबई गया, मेरे बहुत से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुए, वहां पे मैंने होटल लिया, वहां मैंने स्टे किया, मेरे एक्सपेंसेस हुए, ठीक है। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा समझ, हाँ, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेडिकल एक्सपेंसेस मैंने दिए, बताइए खर्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे,
हो रहे कि नहीं हो रही? ये सब ट्रांजेक्शन्स कौन सी है? ये सब ट्रांजेक्शन्स बताइए कौन सी है? खाने पीने के एक्सपेंसेस, होटल के एक्सपेंसेस, ट्रैवल करने के एक्सपेंसेस, ये कौन से एक्सपेंसेस है बताइए? ये कौन सी ट्रांजेक्शन्स है? कैपिटल है या करंट है? सर ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स है। क्या इन ट्रांजेक्शन से, ट्रैवल करने के एक्सपेंसेस से, होटल के एक्सपेंसेस से, खाने पीने के एक्सपेंसेस से, क्या मेरे एसेट्स और लायबिलिटीज में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है क्या? आंसर इज नो। आंसर इज नो। तो ये सब कौन से हैं सर? ये सब हमारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? बताइए, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? अच्छा, पेरेंट्स ने क्या किया? पेरेंट ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर भेजा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजा, ऑक्सफोर्ड भेजा, कैम्ब्रिज भेजा। समझ आ रहा है? पैसे देंगे कि नहीं देंगे? यस सर पैसे देंगे। ये भी एक ट्रांजैक्शन हो रही है, ये भी एक ट्रांजैक्शन हुई। ये ट्रांजैक्शन का नेचर बताइए क्या है? ये ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है सर? ये ट्रांजैक्शन क्या कैपिटल है? इससे क्या हमारी जो हम फीस दे रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्या वो उससे मेरी कोई एसेट्स या लायबिलिटीज बढ़ रही हैं या कम हो रही है क्या? आंसर इज नो। द आंसर इज नो। तो ये सर क्या है हमारी? सर ये हमारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ कि नहीं? तो मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन हो रही है जिससे हमारी कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज बढ़ रही है या कम हो रही है इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया एज द केस मे बी। और उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस बच जाती है वो सब क्या होती है? हमारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती है। बाकी डिटेल में जब इसकी डेफिनेशंस आएंगी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। क्लियर है? और भी बहुत चीजें हैं इसके अंदर, अभी तो खाली मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। और भी चीजें हैं, ठीक है? इट इंक्लूड्स और भी चीजें, ठीक है? मैनीथिंग मोर। अच्छा, अब आइए देखिए क्या लिखा है। तो भाई हमारी फॉरेक्स हो गई थी 28 बिलियन, ठीक है? ये सब आ गया ऑपरेशन। अच्छा, ये सब हमने पढ़ लिया। आगे आइए, इधर आइए। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं जो सेक्शन 5 में है। और ये जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती हैं ये सब हमारी क्या होती है? फ्री होती है, ठीक है? इसमें कोई भी हमको अप्रूवल एंड ऑल की जरूरतें नहीं पड़ती है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। अप टू अ सर्टेन लिमिट ये सब हम लोग आगे बात करेंगे। इन जनरल क्या बोल रहा हूं? इन जनरल अभी आपको चीजें बता रहा हूं कि कोई भी अगर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती हैं ये सब हमारी क्या होती है? फ्री होती है। इस पे कोई भी आरबीआई अप्रूवल एंड ऑल नहीं चाहिए होता, किसी कोई भी आरबीआई का कंट्रोल एंड ऑल नहीं होता। मगर दूसरी जगह हो, कैपिटल अकाउंट में आओ तो देखो, बट कैट्स में शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं, आप बड़ा ही लिखेंगे, लंबाई पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे आप एग्जाम में। कैट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई, ठीक है? आरबीआई का इसके ऊपर कंट्रोल होता है। अगर आप कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस करते हो तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई एंड ऑल होता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, आगे लिखा है, ठीक है? क्लियर है? क्यों ऐसा सर? क्यों? क्योंकि सर जो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है सर ये छोटी छोटी अमाउंट की ट्रांजैक्शंस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आपके हॉस्टल के एक्सपेंसेस, आपके पढ़ाने के एक्सपेंसेस, देखिए लिखा है नॉट सो बिग ट्रांजैक्शन वैल्यू, बड़ी बड़ी वैल्यू इसमें नहीं होती। तभी क्या करा गया है? इस पे बोला गया कि कोई अप्रूवल का आरबीआई अप्रूवल एंड ऑल आपको नहीं चाहिए, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट एक है, ठीक है? क्योंकि एक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम आ गई है 2015 में। अभी आगे उसके बारे में बात करेंगे वैसे, ठीक है? अभी आगे बात करूंगा, उसको थोड़ा मिक्स नहीं करते हैं, आगे बात करते हैं। तो और आगे देखिए नेक्स्ट आपका है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में सर ये कंट्रोल क्यों? इसमें आरबीआई का कंट्रोल क्यों है? क्यों सर यहाँ पे अप्रूवल एंड ऑल चाहिए होता है? क्यों चाहिए होता है? बिकॉज ऑफ द ह्यूज ट्रांजैक्शन वैल्यू। बिकॉज यहाँ पे ट्रांजैक्शन की वैल्यू जो है ह्यूज होती है। प्रॉपर्टी खरीद रहे हो आप जाके बाहर, प्रॉपर्टी क्या सर हजार और लाखों मिल जाती है क्या प्रॉपर्टी? नहीं सर, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट होती है, करोड़ों में अमाउंट होती है, डॉलर्स में अच्छी खासी अमाउंट हो जाती है, ठीक है? तो जो बड़ी बड़ी वैल्यूज है जिसकी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके लिए आपको आरबीआई अप्रूवल एंड ऑल चाहिए होता है। प्रॉपर आपको फॉर्मेलिटीज एंड ऑल पूरी फॉलो करनी पड़ती है। पूरा कंट्रोल होता है किसका? आरबीआई का। देखिए लाइक परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग मशीनरीज एंड ऑल, ये सब क्या आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती है। ये एकदम फ्री नहीं होती है, इसके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल होता है। क्लियर है? समझ आती है? ये देखिए मैंने लिखा है इन 2015 लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम आ गई और इसके हिसाब से क्या है? 1 PRI, 1 पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, 1 PRI। आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो एक की बात कर रहा है, कि मैक्सिमम $2.5 लाख, मैक्सिमम $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर्स वो खर्च कर सकता है विदाउट आरबीआई अप्रूवल, नो आरबीआई अप्रूवल। देख लीजिए, और ये जो खर्च होगा ना जरूरी नहीं है सिर्फ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए, करंट प्लस आपका ये आपका कैपिटल दोनों का कॉम्बिनेशन में आप एक्सपेंस कर सकते हो। मतलब एक तरह से ये बोल रहा है, एक तरह से क्या बोल रहा है, वैसे टॉपिक है हमारे पास, मगर ये बताए कि जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है ना, पहले जो ईबीसीएल था, पहले आपका जो सिलेबस था वहां पे सेपरेट चैप्टर हुआ करता था, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का सेपरेट चैप्टर हुआ करता था। मगर अब आपके जो न्यू सिलेबस है ईसीआईपीएल के अंदर अलग से चैप्टर नहीं है,
इसी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर एक टॉपिक बना के दे दिया गया है, आगे आएगा हम लोग पढ़ेंगे। अगर हल्का से मैं आपको बता देता हूं, ये क्या बोलता है कि 1 PRI पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में ए है, बी है, सी है, डी है, 4 लोग हैं, तो इनकी बात कर रहा है मिस्टर ए की, सिर्फ एक पर्सन की। 1 पर्सन मिस्टर ए कैन स्पेंड 2.5 लाख डॉलर्स, 2.5 लाख डॉलर्स पर फाइनेंशियल ईयर एक्सपेंस कर सकते हैं। कितना? 2.5 लाख डॉलर का, 2.5 लाख डॉलर का एक्सपेंस कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन, किस ट्रांजैक्शन में सर? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन दोनों के लिए बात कर रहा है, दोनों के लिए बात कर रहा है। आप चाहे पूरा का पूरा करंट में कर लो, पूरा का पूरा आप कैपिटल में कर लो, या दोनों को कंबाइन करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी आरबीआई अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। मगर जैसे ही ये लिमिट एंड क्रॉस होती है तो साहब भाई साहब फिर कंट्रोल आ जाता है। समझ आ रहा है? ये हम लोग आगे बात करेंगे, आगे बातें हम लोग पूरी करेंगे। आता है समझ? आता है समझ कि नहीं आता समझ? बताइए भाई। क्लियर है? क्लियर है? और 2.5 लाख डॉलर बहुत होता है, 2.5 लाख डॉलर अच्छा खासा होता है अमाउंट। क्लियर है? 2.5 लाख रुपए नहीं है, 2.5 लाख डॉलर है। ठीक है? 2.5 लाख डॉलर, तो भाई साहब 2.5 लाख रुपए है ना ये। हाँ, इसको इंटू कर लो, इंटू आज का रेट अगर आप देख लो, अगर मैं 85 मान के चल लूं, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो अमाउंट आ जाएगी उतना रुपए आप खर्च कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? नो आरबीआई अप्रूवल एंड ऑल। ठीक है? बाकी जो भी चीजें और हैं, हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस जो आगे है वो हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको इन जनरल चीजें भी बता रहा हूँ, खाली खाली जनरल चीजें। ठीक है? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो होती है वो फ्री होती है, इसके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल एंड ऑल नहीं होता है। मगर तो करंट कैपिटल अकाउंट होती है, इसमें आरबीआई का कंट्रोल होता है। मगर आगे आइए, देखिए क्या लिखा है? इन जनरल क्यूएट्स आर फ्री, मगर बट सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज द पावर टू मेक रूल्स टू कंट्रोल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, बिकॉज कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं। ठीक है? जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस पे पैसा नहीं लगा सकते। प्रोहिबिटेड क्यूएट्स हैं कुछ ना कुछ। ठीक है? इन जनरल क्या है? फ्री है, इन जनरल फ्री। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है? पावर है टू मेक रूल्स टू कंट्रोल सर्टेन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, और रूल्स हमारे सिलेबस में है, कुछ रूल्स हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग डील करेंगे ना ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक। सेक्शन 5 जब मैं डील करूंगा तो आपको मैं कुछ रूल्स दिखाऊंगा। ठीक है? वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ रूल्स बनाए हैं और वहां पे बताया है, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस बताई हैं, शेड्यूल्स दिए हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 3, वहां पे कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं कि यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते? प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे तो इन ट्रांजैक्शन से तो आप पैसा एक्सपेंस कर ही नहीं सकते, पैसा लगा ही नहीं सकते। ठीक है? खर्चा कर ही नहीं सकते रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। और कुछ आपकी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं करंट अकाउंट जहां पे लिखा है कि अगर आपको ये ट्रांजैक्शन करनी है, देन इन दैट केस यू रिक्वायर प्रायर आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। तो समझ आ रहा है? तो इन जनरल फ्री, कोई भी अप्रूवल एंड ऑल नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन ऑल नहीं है। मगर कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी है, या तो वो तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप कर ही नहीं सकते, और या तो कुछ ऐसी है जिसमें आपको क्या करना है? आरबीआई या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रायर अप्रूवल चाहिए। मगर दूसरी साइड अगर आओ, कैट वाला हो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वाला हो, ये तो सर शुरू से ही बोल रहा है कि अगर आपको ये ट्रांजैक्शंस करनी है तो शुरू से ये किसके कंट्रोल में है? आरबीआई के कंट्रोल में है। देखिए लिखा है बट आरबीआई हैज द पावर टू मेक द रेगुलेशंस टू रिलैक्स और कंट्रोल द टैक्स। मतलब क्या बोल रहा है? ये पहले ही से ही बोला हुआ है कि भाई शुरू से ही कंट्रोल में रहेगा। यहां बोला है कि शुरू से ही ये फ्री है। समझ आ रहा है? यहां पे मगर हम क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और यहां पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे शुरू से ही कंट्रोल में है, तो मगर यहां पे हम शुरू से क्या कर सकते हैं? कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। दोनों उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। करंट अकाउंट बोलता है जनरली फ्री, ठीक है, नो कंट्रोल, नो अप्रूवल नीडेड, मगर कुछ जगह हम रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। वहां क्या बोलता है? शुरू से ही कंट्रोल में रहेगा। आप शुरू से ही फ्री नहीं है करने के लिए, आप कंट्रोल में रहेंगे किसके? आरबीआई के। अप्रूवल एंड ऑल चाहिए होगा। अगर कोई जगह हम रेगुलेशंस बना के क्या कर सकते हैं? रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और पर्टिकुलर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन।
आता है समझ? क्लियर है? क्लियर है? आइए अब देखिए सेक्शन 46 क्या बोल रहा है? जनरल पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू मेक रूल्स, टू मेक, अच्छा एक चीज आपको बता देता हूं, एक चीज बात से लिखा वही हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या बना रही है? रूल्स बनाती है। देखो लिखा है भाई, देखिए लिखा है, क्या लिखा है? सेक्शन 46 जनरल पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू मेक रूल्स इन फेमा। तो फेमा के अंदर जहां भी आप पढ़ोगे रूल्स लिखा हुआ है, आप समझ जाना वो रूल्स कौन बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए, ठीक है। और जहां पे भी आप पढ़ोगे रेगुलेशंस, जितनी भी फेमा के अंदर रेगुलेशंस पढ़ोगे वो किसने बनाया है? देखिए लिखा है सेक्शन 47 जनरल पावर ऑफ आरबीआई टू मेक रेगुलेशंस इन फेमा। तो मतलब रूल्स फेमा के कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेगुलेशंस कौन बनाता है? आरबीआई। आता है समझ? पावर कहां से आ रही है? सेक्शन 46 से आ रही पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेक्शन 47 से पावर आ रही किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। सेक्शन 48 बोलता है दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों बोथ शैल बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और जो भी रूल्स बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी रेगुलेशंस बनाएगी आरबीआई, दोनों को क्या चाहिए? दोनों को अप्रूवल चाहिए किसका? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देयर आफ्टर रूल्स एंड रेगुलेशंस बोथ शैल बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। तो मतलब इन लोग पहले रूल्स बनाएंगे, ये रेगुलेशंस बनाएंगे, इन रूल्स रेगुलेशंस का क्या होगा? क्या होगा? अप्रूवल कराया जाएगा कहां से? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से। और उसके बाद इसको क्या करा जाएगा? ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में क्या करा जाएगा? नोटिफाइड कराया जाएगा। आता है समझ? क्लियर है? ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाती है? रूल। आरबीआई क्या बनाती है? रेगुलेशंस। क्लियर है? दोनों का क्या होगा? अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद उसकी क्या होगी? नोटिफाई होगा इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ। आता है समझ? क्लियर है? और एक और अथॉरिटी है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो क्या है? इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। अब देखिए उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये था हमारा पहला रीजन कि क्यों फेरा को कन्वर्ट किया गया है, इसके अंदर फेमा में था, ये वाली बात हो गई हमारी, इंक्रीज इन फॉरेन रिजर्व। अब आते हैं दूसरे में, एक्सप्लॉयटेशन बाय ईडी। एक्सप्लॉयटेशन बाय ईडी, ये देखिए। अब देखिए जब फेरा था 1973 था हमारे पास, फेरा 1973 वाला फेरा था, तो एक्सप्लॉयटेशन बाय ईडी इन द डेज ऑफ फेरा, देखिए क्या होता था। अब होता क्या था? जब फेरा था तो उसका नेचर क्या था? क्रिमिनल लॉ था, और प्रिजम्पशन क्या था? ऑफ मेंस रिया अगेंस्ट द डिफेंडेंट। मैंने आपको अभी बता दिया, पहले से बता दिया कि जो भी पर्सन है आप प्रिज्यूम करके चलते थे कि भाई साहब इस पर्सन की शुरू से ही क्या थी? गलत इंटेंशन, गिल्टी इंटेंशन शुरू से। आप बोलने का उसको मौका नहीं दोगे। अगर भाई साहब कोई पर्सन ने कोई गलती कर दी है, अब प्रूव करने की उसको जरूरत ही नहीं, आप उसको प्रूव करने की मौका नहीं देते थे, आप मान के चलते थे इस पर्सन की क्या है? गलती है। समझ आ रहा है? आप मान के चलते थे शुरू से ही, आप शुरू से ईडी पकड़ ले। जैसे क्या हो रहा है, जैसे हुआ क्या, एग्जांपल ले लो कि आप बाहर गए घूमने, ठीक है, आप बाहर गए घूमने गए हो, ठीक है, अब बाहर से आप आ रहे हो, अब इंडिया एयरपोर्ट में पहुंचे, ठीक है, इंडिया के आप एयरपोर्ट में आप यहाँ पे पहुंचे। अब आपके जेब में या आपके पास से निकला कुछ डॉलर्स, आपके पास क्या निकला? करेंसी निकली, फॉरेन करेंसी निकल गई। क्लियर है? अब फॉरेन करेंसी क्या पता आपने कन्वर्ट कराई हो सब कुछ। आता है समझ कि नहीं आता समझ? अब भाई आपका चेकिंग एंड ऑल होती है, पता ही है आपको, सब चेकिंग एंड ऑल होती है। अब देखा भाई साहब आपके पास डॉलर्स दिख गए, हाँ, अब डॉलर्स जैसे आपके पास दिख के आपको बोलते हैं भाई थोड़ा साइड आओ, आज जरा थोड़ा क्यू से निकल के थोड़ा साइड आइए, ठीक है। आप बता रहे हो, बोल रहे भाई मुझे बोलने का मौका तो दो, हाँ, आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए, ये डॉलर मेरे पास कहां से आए, कैसे आए, कोई मौका नहीं दिया जा रहा। आपको बैक गेट से लेके चले गए, हाँ, कहां लेके चले गए? ईडी अपने ऑफिस में आपको ले गया। अब वहां पे जाके आपके साथ पूछताछ करने लग गए, आपको थोड़ी देर आपकी इन्वेस्टिगेशन करी, आपको बैठा लिया गया थोड़े दिन के लिए वहीं पे। समझ आ रहा है? और बाद में आपकी कोई गलती नहीं निकली, बाद में क्या हुआ? आपकी कोई गलती नहीं निकली, आपको क्या बोल दिया? सॉरी सर। समझ आ रहा है? सॉरी सर। मतलब शुरू से ही ईडी वाले क्या करते थे? प्रिज्यूम करके चलते थे, शुरू से ही प्रिज्यूम करके चलते थे कि भाई साहब ये जो सामने वाला पर्सन है इसकी इंटेंशन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। समझ आ रहा है? बोलने का मौका आपको कुछ देंगे ही नहीं। ये होता था किसके अंदर? फेरा के अंदर। तो प्रिजम्पशन ऑफ मेंस रिया अगेंस्ट द डिफेंडेंट, मतलब, और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता था? डिफेंडेंट के ऊपर रहता था। भाई साहब उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं गलत नहीं हूं, मेरी गलत इंटेंशन
नहीं है। समझ आ रहा है? ये होता था किसके अंदर? पैरा के अंदर। देखिए, तो ये पावर्स थी ईडी की, ये सब पावर्स को डाइल्यूट कर दिया गया किसके अंदर? जब ये फेमा बना तो पावर्स वर डाइल्यूटेड, और ये क्या लिखा है? नो प्रिजम्पशंस ऑफ मेंस रिया अगेंस्ट द डिफेंडेंट। लो भाई, अब आप प्रिज्यूम नहीं कर पाओगे, अब आप ये प्रिज्यूम नहीं कर पाओगे कि सामने वाले की गलत इंटेंशन शुरू से ही थी। अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अब ईडी को क्या करना पड़ेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ईडी। अब ईडी को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई साहब सामने वाला गलत है या नहीं। अगर आप बोलते हो कि नहीं सामने वाले की गलत इंटेंशन है, सामने वाला गिल्टी है, नो यू नीड टू प्रूव दिस। आप पहले प्रूफ करिए, उसके बाद आप आगे स्टेप फर्दर अपना लीजिए। समझ आ रहा है? आप ऐसा नहीं कि सामने वाले के पास आपको कुछ मिला, आप उसको उठा के लेके चले गए और उसकी जाके इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल करने लग गए और आखिरी में कुछ आपको मिला नहीं तो आप सॉरी बोल दिए। अब ये काम नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? तो पहले आप क्या करते थे? अपनी पावर का गलत यूज करते थे। आज समझ आ रहा है? वही देखो लिखा है, एक्सप्लॉयटेशन बाय ईडी इन द डेज ऑफ फेरा। इन द डेज ऑफ फेरा के डेज में आप क्या करते थे? एक्सप्लॉयटेशन होती थी। समझ आती है? क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए देखिए, प्रिजम्पशन ऑफ मेंस रिया अगेंस्ट द डिफेंडेंट होता था यहाँ पे, और इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन इन ऑल द सेक्शंस होता था। फेरा के टाइम में क्या होता था? जितने भी सेक्शंस थे सब में क्या है? इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन, इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। मगर इधर आइए, इधर आइए, जब फेमा बना आपका, जब फेमा बना 1999 से लेकर 2015 तक की बात अभी कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं अभी उसके पीछे कारण बताऊंगा। अभी खाली 2015 तक की बात कर रहा हूं, आगे की बात नहीं कर रहे। 2015 तक क्या होता था? नो प्रिजम्पशन ऑफ मेंस रिया अगेंस्ट द डिफेंडेंट पता है, और नो इम्प्रिजनमेंट, कोई भी जेल एंड ऑल नहीं थी। यहां पे क्या था? इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन था हर सेक्शन के अंदर, मगर यहां पे नो इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि भाई सिविल लॉ में कन्वर्ट कर दिया था इसको, कन्वर्जन हो गया था, कन्वर्जन हो गया था। क्लियर है? नो इम्प्रिजनमेंट, ओनली फाइन इन द फेमा। फाइन सिर्फ यहां पे क्या था? फाइन था। कब तक? जब 1999 में ये एक्ट आया था तब से लेकर 2015 तक सिर्फ और सिर्फ क्या था? फाइन था। और फाइन कितना? मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ द डिफॉल्ट। जितने भी वैल्यू का डिफॉल्ट होता था उसका 3 गुना क्या होता था? मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ द डिफॉल्ट क्या लगता था? फाइन लग सकता था। कब तक की कहानी बता रहा हूं? 2015 तक की बात कर रहा हूं, 2015 तक। ठीक है? मगर 2015 में जाके थोड़ी अमेंडमेंट आई, 2015 में जाके बाद में तो अमेंडमेंट आई, उसकी बात अभी मैं करूंगा। ठीक है? आइए देखिए, नो इम्प्रिजनमेंट, ओनली फाइन इन द फेमा। कब? बिफोर 2015, बिफोर 2015। बट इम्प्रिजनमेंट ओनली इफ डिफॉल्ट रिफ्यूजेस। अच्छा, इम्प्रिजनमेंट कब होती थी उस समय? 2015 के पहले इम्प्रिजनमेंट कब होती थी? अगर भाई साहब डिफॉल्टर है, वो फाइन भी नहीं दे रहा, तब तो इम्प्रिजनमेंट होगी ना। ये तो सर हम लोगों ने सीआरपीसी में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है? इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन पढ़ा है ना वहां पे। इन जर्नल क्या है? नॉर्मली देयर वाज नो इम्प्रिजनमेंट, सजा लिखी नहीं कहीं भी, नहीं कहीं नहीं लिखी थी 2015 के पहले, कहीं सजा नहीं लिखी थी कि आपको इम्प्रिजनमेंट होगी। क्या था? खाली फाइन देंगे आप। मगर भाई साहब अगर आप फाइन भी नहीं दोगे तब तो सजा होगी ना, तब तो जेल होगी, तब हो सकती थी। तब 2015 के पहले। क्लियर है? और ये देखिए क्या लिखा है आगे, देखिए आगे और लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अच्छा, आगे एक और कहानी सुनो पहले। अब 2015 के बाद वाली कहानी आगे बताऊंगा, पहले और सुन लो क्या होता था। और अब ये बताया क्या बता रहा हूं मैं आपको? ये सब पहले बता रहा हूं, चीजें बता रहा हूं कि फेरा में क्या होता था और फेमा में क्या हो रहा है। समझ आ रहा है? फेरा में क्या होता था और फेमा में। देखो, फेरा में होता था क्रिमिनल लॉ, यहां पे कर दिया सिविल। यहां पे प्रिजम्पशन था मेंस रिया का, यहां पे नो प्रिजम्पशंस। वहां पे इम्प्रिजनमेंट होती थी हर जगह, यहां पे नो इम्प्रिजनमेंट। समझ आ रहा है? आगे एक और पढ़ो, एक और डिफरेंस बता रहा हूं आपको। एनीवन कैन फाइल कंप्लेंट टू ईडी अगेंस्ट। लो भाई, कोई भी चाहे, कोई भी XYZ कंप्लेंट डाल सकता था किसके पास? एनफोर्समेंट डायरेक्टर के पास, अगेंस्ट एनीवन। और ओरल कंप्लेंट डाल देता था, और उस ओरल कंप्लेंट के बेस पे ईडी उठा ले जाता था पर्सन को। समझ आ रहा है? पहले 19 ये आपका जो फेरा था उसमें क्या हुआ करता था? क्या हुआ करता था कि कोई भी चाहे, कोई भी XYZ कंप्लेंट फाइल कर देता था किसी के अगेंस्ट, किसके पास? ईडी के पास। और ईडी उस ओरल कंप्लेंट को भी क्या कर लेता था? ओरल कंप्लेंट को भी एक्सेप्ट कर लेता था, और उस कंप्लेंट के बेस पे उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसके अगेंस्ट कंप्लेन हुई है उसके अगेंस्ट अपनी पावर का मिसयूज करता था, जो भी करता था। ठीक है? और इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल अपनी शुरू करता था। अगर जब ये फेमा आया, यहां पे क्या बोल दिया गया? ओनली अ सीजी ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर कैन फाइल अ कंप्लेंट टू ईडी। और वो भी किसमें? रिटन कंप्लेंट खाली होगी, और रिटन कंप्लेंट ही खाली एक्सेप्ट करी जाएगी। और कौन करेगा कंप्लेंट?
सीजी ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होंगे सिर्फ वही कंप्लेंट कर सकते हैं अगेंस्ट एनी पर्सन, और कोई कंप्लेंट अब नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर कोई हो सकता है, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर ले लो, कस्टम ऑफिसर ले लो, एक्सेट्रा, ठीक है। ये कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है वो सब क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं ईडी के पास। और कंप्लेंट कैसी होनी चाहिए, रिटन कंप्लेंट ही खाली एक्सेप्ट करी जाएगी, और कोई ऐरा गहरा अब कंप्लेंट नहीं करेगा। और कंप्लेंट कर भी दिया तो ईडी उस कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं करेगा। आज की डेट की बात कर रहा हूं, समझ आ रहा, आज की डेट की बात कर रहे हैं, क्लियर है। आइए जरा आगे चलो अब जरा, और ये देखिए सिविल लॉ बनाया गया और नया देखिए क्या लिया, कंपाउंडिंग फैसिलिटी भी आ गई इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर। आज की डेट में कंपाउंडिंग फैसिलिटी भी है, मतलब कॉम्प्रोमाइज विद ईडी, ठीक है। आप ईडी के साथ कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। आता है समझ, कंपाउंडिंग का मतलब आपको समझ आता है। तो कंपाउंडिंग भी यहाँ पे आ गया फेमा के अंदर। पहले कंपाउंडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती थी अंडर फेरा, फेरा में कंपाउंडिंग की फैसिलिटी नहीं होती थी, मगर इसके अंदर नए लॉ में फेमा के अंदर कंपाउंडिंग की फैसिलिटी भी है। अभी ये देखिए आपको कहानी बताता हूं जरा वो वाली, 1999 से लेकर 2015 तक, 1999 से लेकर 2015 ये बात कर रहा हूं इसकी, ये ड्यूरेशन की, इस ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक, 1999 से लेकर 2015 तक क्या था सर, कोई भी जेल नहीं थी, कोई भी जेल नहीं, सिर्फ और सिर्फ फाइन, और वो भी मैक्सिमम 3 टाइम्स, यही था। 2015 में क्या हुआ, अमेंडमेंट आई, अमेंडमेंट इन द ईयर 2015 अमेंडमेंट आई, और वहां पे लिखा गया कि अगर डिफॉल्ट जो है वो एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ ₹1 करोड़ है, अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है कोई पर्सन और उसकी वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ से ज्यादा का है, देन इन दैट केस ईडी may refer to criminal code, in that case ED can refer the matter to the criminal court, और criminal court के पास अगर मैटर जाएगा then in that case criminal court can punish that particular person with a jail up to 5 years, मतलब मैक्सिमम up to 5 years and fine। तो मतलब 2015 ऑनवर्ड्स क्या हो गया है, इम्प्रिजनमेंट आ गई है, 2015 ऑनवर्ड इम्प्रिजमेंट आ गया। वो भी इम्प्रिजमेंट डायरेक्ट नहीं आ गई है, इम्प्रिजमेंट तब आएगी जब डिफॉल्ट की वैल्यू एक्सीड करेगी 1 करोड़ से ज्यादा की, और ईडी मैटर रेफर कर रहा है किसको, क्रिमिनल कोर्ट को। देन इन दैट केस क्रिमिनल कोर्ट कैन क्या कर सकता है, जेल कितनी दे सकता है, अप टू 5 years एंड फाइन। मगर 2015 और मतलब एक तरह से 1999 से लेकर 2015 मतलब 1 जून 2000 में हमारा लॉ आया था, तो नियरली देख लो 2000 से लेकर अगर 2015 तक देख लो, 15 साल तक मान लेता हूं अप्रोक्सीमेटली, ये चल रहा था कि कोई भी जेल थी ही नहीं, सिर्फ फाइन था। अगर 2015 के बाद थोड़े चेंजेस लाए और लॉ को थोड़ा और स्ट्रिक्ट थोड़ा बना दिया, ठीक है, और बोल दिया अगर डिफॉल्ट की वैल्यू कम है 1 करोड़ से तब, अच्छा, और डिफॉल्ट की वैल्यू अगर कम है 1 करोड़ से तब तो भाई साहब जेल है ही नहीं, तब जेल है ही नहीं। ये कब की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, ये बात सिर्फ और सिर्फ कब हो रही है, इधर, इफ डिफॉल्ट एक्सीडिंग 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से ऊपर का डिफॉल्ट है तभी आप समझ लेना जेल वाली बात आएगी, नहीं तो जेल की बात तो है नहीं अभी भी। समझ आता है, समझ आती है कि नहीं समझ आती है, मगर 2015 तक ऐसी कोई कहानी नहीं थी, क्लियर है। हाँ, मगर फिर भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जो कि जितना यहां पे था। यहां तो साहब भाई साहब पुराने में तो हर सेक्शन में इम्प्रिजनमेंट थी और फाइन था, मगर यहाँ पे कम से कम कोई वैल्यू एंड ऑल बताया तो है ना कि डिफॉल्ट की वैल्यू एंड ऑल इतनी होगी तब जाके आपको जेल हो सकती है, अदरवाइज नहीं, उसके लिए खाली फाइन एंड ऑल है, क्लियर। देखिए अब ये पूरा मैंने एक तरह पूरी आपकी समरी बनी हुई है, पूरी समरी बनी हुई है कि क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से पैरा को कन्वर्ट किया गया फेमा में, जो हम लोगों ने पढ़ा वही लिखा है। पहला 2 रीजंस, पैरा टू फेमा के 2 रीजंस। नंबर वन इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स, क्लबिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इनटू 2 कैटेगरीज। कितने ट्रांजैक्शंस, 32 ट्रांजैक्शंस को 2 में क्लब कर दिया गया, एक आपका कैपिटल अकाउंट में और एक आपका करंट अकाउंट में। और दूसरा एक्सप्लॉयटेशन बाय ईडी, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था जिसकी वजह से कन्वर्जन हुआ। देखिए पहला कन्वर्जन फ्रॉम क्रिमिनल लॉ टू सिविल लॉ, देख लिया हमने। दूसरा नो प्रिजम्पशन ऑफ मेंस रिया इन फेमा, फेमा में आप प्रिजम्पशन नहीं है, पहले प्रिज्यूम करा जाता था फेरा में। तीसरा नोबडी कैन बी अरेस्टेड ऑन ओरल कंप्लेंट, मगर फेरा में ओरल कंप्लेंट पे अरेस्ट होते थे, यही पढ़ लिया हमने। चौथा ओनली अ सीजी ऑफिसर कैन फाइल अ रिटन कंप्लेंट, कौन सी कंप्लेंट,
लिटिल और ओनली सीजी ऑफिसर, पहले कोई भी कर सकता था टू ईडी अगेंस्ट एनी पर्सन, कहां पे, फैमा में, समझ आ रही है, मगर फेरा में कोई भी कर सकता था और ओरल कंप्लेंट भी करता था और वो भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंटरटेन कर लेती थी, मगर आज की डेट में ऐसा नहीं है। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से क्या करा गया, फेरा को फैमा में कन्वर्ट कर दिया। आता है समझ, क्लियर है? तो समझ आ रहा है फैमा एक्चुअल में आया क्यों, आता है कि नहीं आता, बताइए, आता है समझ, बोलिए। तो आज की डेट में फैमा है हमारे पास सर, फैमा के अंदर टोटल 49 सेक्शंस हैं, ठीक है। 49 में आपने देख लिया, 49 में सर हमारे 12 सेक्शंस जो आपके हैं 12 वो हमारे ऑपरेशनल हैं, और जो आपके 37 है वो सब हमारा अपील एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल, इससे बातें करेगा। 6 रूल्स है हमारे पास एंड 29 रेगुलेशंस हैं। सर ये रूल्स हमारी बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया है, और सर जो रेगुलेशंस है हमारी बनाई है आरबीआई ने बनाया। समझ आ रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दैट मस्ट बी अप्रूव, ये सब अप्रूव कहां पे हुए होंगे, पार्लियामेंट में अप्रूव हुए होंगे, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई भी हुए हैं। यही सब पढ़ा हम लोग ने, बताइए आता है समझ कि नहीं आता समझ? चलिए अच्छा एक चीज और देख लो जरा, ये क्या लिखा हुआ है, हल्की हल्की चीज आपको बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन खाली दे रहा हूं, अभी तो डिटेल में बात तो करेंगे, अभी तो खाली इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूं, बस हल्का हल्का खाली सुन लो आप बस। ये देखिए मूवमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, 2 चीजों से मूवमेंट होता है, या रिपेट्रिएशन बोल लो या रेमिटेंस, मगर मैं बताऊं दोनों को सेम ही बोला जाता है, तभी देखो मैंने लिख दिया है सेम, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का मूवमेंट, ठीक है, आना जाना। तो रिपेट्रिएशन रेमिटेंस एक ही मतलब है दोनों का, इनवर्ड रिपेट्रिएशन आउटवर्ड रिपेट्रिएशन, इनवर्ड रेमिटेंस आउटवर्ड रेमिटेंस, मतलब क्या है देख लीजिए। इनवर्ड रिपेट्रिएशन का मतलब फॉरेक्स इनफ्लो इन इंडिया, बाहर की करेंसी का आना कहां पे, इंडिया में। आउटवर्ड रिपेट्रिएशन मतलब फॉरेक्स आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया। इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब क्या होगा, फॉरेक्स का इंडिया में आना, फॉरेक्स इनफ्लो इन इंडिया। और आउटफ्लो का मतलब क्या होगा, आउटवर्ड रेमिटेंस का मतलब क्या हो गया, मतलब फॉरेक्स आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया। अब रिपैट्रिएशन वर्ड आए या रेमिटेंस वर्ड आए, आप समझ लेना दोनों को मतलब सेम है, ठीक है। अब 2 चीज होती है, एक होता है इनवर्ड, एक होता है आउटवर्ड। अंदर आना, अंदर का मतलब इंडिया में आना, इंडिया में क्या आएगा, फॉरेक्स, ठीक है। और आउटवर्ड का मतलब बाहर जाएगा, कहां जाएगा, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, फॉरेक्स। देख लीजिए आप, अच्छा ये देखो वही चीज लिखी है। अब आपको बताऊं, ये 4 करेंसी आपके सामने बनी हुई है, दिख रही है आपको, 4 करेंसी आपको दिख रही है, हाँ। ये 4 वो करेंसी हैं जो कि फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, ठीक है। मोस्टली ट्रेडेड करेंसी होती है, ठीक है। मोस्टली जितने भी पूरे दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के जितने भी ट्रेड होते हैं, मोस्टली 70% देखिए लिखा है, मोस्टली 70% ऑफ द ट्रेड जो होते हैं इन करेंसीज में होते हैं, ठीक है। इन करेंसी देखिए, पहला आपका देखिए डॉलर्स, हाँ आपको पता है डॉलर्स की क्या वैल्यू है, यूरो, ठीक है। उसके बाद येन, ठीक है, जापानीज येन। उसके बाद आपका पाउंड, स्टर्लिंग पाउंड, आता है समझ? तो ये 4 ऐसी करेंसीज हैं जो कि फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज होती है, क्लियर है। कोई भी इन करेंसीज को लेने से मना नहीं करता है, क्लियर है, समझे। बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसीज है ये 4 करेंसीज आपकी बात कर रहा हूं, और यही सब करेंसीज की बातें अभी आगे होंगी। देखिए लिखा हुआ है 70% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इस करेंसीज में होता है। देखिए मोस्टली 65% अप्रोक्सीमेटली डॉलर्स में होता है, 25% अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं यूरो, येन में 2% और 8% आपका पाउंड। इंडियन रुपीज वाला कुछ काम नहीं है यहाँ पे, समझ आ रहा है आपको? अगर लगे कि नहीं इंडियन रुपीज जो आपकी है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ट्रेडिंग हम उसमें कर सकते हैं, बाहर जाएंगे बोलेंगे लो भैया रुपया पकड़ो और सामान दो, मना कर देगा। और बाहर जाके आप डॉलर दो, आप तुरंत लेगा, समझ आ रहा है? क्योंकि वो सब करेंसीज क्या है, ये 4 करेंसीज क्या है, फ्रीली कन्वर्टेबल है, कहीं भी जाओगे बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाती है ये, क्लियर है, समझ आ रही है? तो आपकी इंडियन करेंसी अभी वो नहीं है, क्लियर? आता है समझ कि नहीं आता समझ? क्लियर है? ये कुछ डिफरेंस है, आपको पढ़ना हो तो देख लेना, नॉट फॉर एग्जाम्स, अगर आपके नॉलेज के लिए है। वैसे मैंने आपको बता दिया है, ये फेमा के बारे में लिखा है, ये फेरा के बारे में लिखा है। ये फेमा में आपका क्या क्या चीजें हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर के बारे में लिखा है, सेक्शंस एंड ऑल, वहां पे सेक्शंस के बारे में लिखा है। नेचर के बारे में, ये सिविल है, वो सर वो कैसा आपका था, ड्रैकोनियन वो आपका क्रिमिनल था, ठीक है। प्रोहिबिशन एंड रिलैक्सेशन की बात करेगा, यहाँ पे इसकी बातें कर रहा है। अगर आपको रीड करना हो कर लेना, आप इसकी स्क्रीनशॉट एंड ऑल ले लो,
स्क्रीनशॉट से ले लो, मैं हटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको रीड करना हो कर लेना आप, ठीक है। ये तो गूगल पे भी जाओगे, गूगल पे भरा हुआ है, एप्लीकेबिलिटी एंड ऑल है, हल्का फुल्का मैंने डाल दिया है कुछ डिफरेंसेस के लिए, अगर आपको देखना है आप देख सकते हो, आप पढ़ने के पर्पस के, ठीक है। वैसे मैंने आपको इतना तो डिफरेंस बता ही दिया कि फेरा पहले उसमें क्या क्या हुआ करता तो फेमा में क्या है, वैसे इतना आपको बता ही दिया मैंने सब कुछ। चलिए अब आते हैं जरा हल्का सा, एक बार बुक खोलो, बुक में थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन बचा है, उसको एक बार देख लेते हैं, हल्का सा बचा, फिर उसके बाद हम लोग डेफिनेशन के पोर्शंस पे चलेंगे। डेफिनेशन का पोर्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, पहले देख लीजिए आप, हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए क्या लिखा है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा केम इनटू द इफेक्ट ऑन 1 जून 2000, हमको पता है सर, हमने पढ़ लिया। रिप्लेसिंग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा, फेमा कंटेन्स 7 चैप्टर्स divided into 49 sections, of which 12 sections are operational, हमको पढ़ा है, and rest 35 sections deal with the contravention, penalty, adjudication, appeal, enforcement directions, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। प्रीएम्बल क्या है इस पर्टिकुलर लॉ का, तो आपका फेमा है, इसका मतलब देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव इसका देख लीजिए क्या है, फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड फॉर प्रोमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, प्रमोट करना क्या, ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, किसका मेंटेनेंस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन, देखिए ये जो कानून है आपका फेमा एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे ही भारत में अप्लाई होगा, और साथ साथ में देखिए क्या लिखा है, इन एडिशन इट शैल ऑल्सो अप्लाइज टू ऑल ब्रांचेस, ऑफिसेज एंड एजेंसीज, कहां पे, आउटसाइड इंडिया, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया, भाई साहब इंडिया पे तो लॉ अप्लाई होगा ही होगा, साथ साथ उन ब्रांचेस पे, उन ऑफिसेस पे भी अप्लाई होगा जिसको ओन कर रहा है या कंट्रोल किसके पास है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पीआरआई, ठीक है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का जो है पर्सन उसका कंट्रोल है, इस क्या ओन कर रहा है, किसको, ब्रांचेस को, ऑफिसेस को, जो कि कहां पे, आउटसाइड इंडिया, वहां पे भी अप्लाई हो जाएगा। एंड ऑल्सो टू एनी कॉन्ट्रवेंशंस देयर अंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया, और बाहर अगर आपने कोई कॉन्ट्रवेंशन करे तो वहां पे अप्लाई हो जाता है कानून, बाय एनी पर्सन टू हुम दिस एक्ट अप्लाइज, अगर ये जो पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर ये कोई भी कॉन्ट्रवेंशन करेंगे बाहर आउटसाइड इंडिया जहां पे ब्रांचेस एंड ऑफिसेस है, तो वहां पे भी ये पर्टिकुलर लॉ अप्लाई होगा। आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मैंने तो कॉन्ट्रवेंशन एंड ऑल करा है आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया का लॉ क्यों अप्लाई हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, वहां पे भी अप्लाई हो जाए। अभी आगे सब पढ़ेंगे, आगे आएगा सब कुछ। द स्कोप ऑफ द एक्ट has been extended to include branches, offices and agencies outside India, वही बात कर रहा है। The scope is thus wide enough, the emphasis is on the world's owned or controlled, मेन मुद्दा इसकी बात कर रहा है कि owned और control, इस पे बात कर रहा है, पूरा फोकस इस पे है। Contravention of the FEMA committed outside India by a person to whom this act applies will also be covered, वही चीजें बोल रहा है रिपीटेडली, आता है समझ, तो मतलब इंडिया में तो अप्लाई होगा ही होगा सर, मगर आउटसाइड इंडिया भी अगर कोई पर्सन है तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, उसका वहां पे कोई भी ब्रांचेस या ऑफिसेस, उसके ऊपर कोई कंट्रोल है, ठीक है, या ओनरशिप है, तो भाई साहब उसके ऊपर भी ये कानून अप्लाई होता है, और अगर कोई भी वो कॉन्ट्रवेंशन करता है तो भाई साहब उसके ऊपर ही पर्टिकुलर लॉ अप्लाई हो जाएगा, और इस लॉ के अंदर वो डील किया जाएगा। अथॉरिटीज देख लीजिए, अथॉरिटीज मैंने आपको वैसे बता ही दिया, अथॉरिटीज हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स बताया। देखिए the provisions of FEMAs are spread at different places and so there are regulatory bodies. Reserve Bank of India make regulations for FEMA and rules are made by the central government, central government मतलब Ministry of Finance. Authorities governing the enforcement of FEMA are, अलग अलग authorities देख लीजिए कौन कौन सी है। फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट इसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, देख लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया, मगर उसका डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कौन सा, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट एक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आरबीआई के बहुत से डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, तो मेनली जो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है वो उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो मेन अथॉरिटी है जो इस चैप्टर के अंदर आपका रेगुलेशंस एंड ऑल बनाती है। नेक्स्ट डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, लीजिए ईडी की बात कर रहा है, ईडी जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ईडी की बात कर रहा है। नेक्स्ट कैपिटल मार्केट डिवीजन किसका, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देख लो भाई। नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड डिवीजन इसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सब आपके अलग अलग क्या है, ये सब आपके अलग अलग अथॉरिटीज हैं, ठीक है, मैं आपको मेन डिपार्टमेंट भी बता दिया। अब मैं तो आपको डायरेक्ट बोल रहा था ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऐसे देखो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्रीज के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं,
डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डिविजन्स हैं, तो सबकी बात पूरी बाइफर्केशन करके बता दी आपको। समझ आ रहा है कि कौन सी बेसिक मेन अथॉरिटी है तो इसको फेमा को कंट्रोल करती है। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो एक आपका आरबीआई, आरबीआई का कौन है, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट आ गया, दूसरा आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गई, और तीसरा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आप देख लो आपके अलग अलग है, कैपिटल मार्केट डिविजन है, फॉरेन ट्रेड डिविजन है, ये सब आपकी अथॉरिटीज हैं जो कि भाई साहब क्या है, गवर्न करती हैं किसको, गवर्निंग द एनफोर्समेंट ऑफ फेमा। ठीक है, आता है समझ, क्लियर है। और इन शॉर्ट बोला जाए तो आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टर। क्लियर है, आता है समझ कि नहीं आता समझ, ये बताओ पहले, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, बोलिए। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे आपका अगर देखा जाए तो इंट्रोडक्शन, एक तरह से इंट्रोडक्शन का पोर्शन होता है ओवर, इंट्रोडक्शन का पोर्शन होता है ओवर। और अब हमको करना है क्या, अब हमको करना है मेन पार्ट जो इसका है वो है डेफिनेशंस। और डेफिनेशंस का पोर्शन में बहुत सी ऐसी डेफिनेशंस हैं तो एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई हैं, बहुत बार एग्जाम में आई हुई हैं। मैं आपको बता दूं, लाइक डेफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी हुई है, ये देखिए आगे आएगी, फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी गई है। क्लियर है, फॉरेन सिक्योरिटी ये भी एग्जाम में पूछी गई है। ये छोटी मोटी डेफिनेशन है, ये सब अभी तक ये छोटी मोटी है। जैसे फॉरेन करेंसी क्या है, छोटी है, करेंसी का मतलब क्या है, छोटी मोटी डेफिनेशन है, इजी डेफिनेशन है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज इजी डेफिनेशन, सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटी इजी, सिक्योरिटी क्या होता है, फॉरेन सिक्योरिटी क्या होता है, ये अलग अलग है। ठीक है, ये भी इजी डेफिनेशन है। हाँ, पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है, पर्सन कौन होता है, इजी डेफिनेशन है। मेन डेफिनेशन आपकी शुरू होगी यहां से, मेन जो डेफिनेशन शुरू होगी ना वो होगी शुरू यहां से। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है सर, हाँ ये देखिए आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये सब लिखा है, अभी मैंने आपको जो बताया था। हाँ, कोई भी पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, देखिए दोनों एंगल से बात होगी, पीआरआई के भी, पीआरओ के ऐसे, कोई भी ट्रांजैक्शन करता है जिससे उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया एज द केस में भी। ठीक है, वो सब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। उसके बाद लिस्ट ऑफ 10 ट्रांजैक्शंस गिवन इन सेक्शन, ये जो अलग से लिस्ट है उसको भी हम कैपिटल बोलते हैं, इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन आएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस मैंने बता दिया था, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शंस अदर देन कैपिटल, वही लिखा है अदर देन कैपिटल, मगर इंक्लूड्स, इंक्लूसिव भी है। ठीक है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया और पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आउटसाइड इंडिया क्या बोल रहा है, एवरी पर्सन अदर देन पीआरआई, तो सर पीआरआई क्या है, अब पीआरआई की डेफिनेशन अच्छी खासी है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है पीआरआई की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ये देखिए यहां तक डेफिनेशन चलेगी, यहां तक डेफिनेशन है, यहां तक डेफिनेशन, उसके बाद सिंपल वर्ड्स में बताया क्या है, सिंपल वर्ड्स में देख लीजिए, ये देखिए स्टेप्स बताएं आपको, ये यहां तक डेफिनेशन चलेगी पूरी, आ रहा है समझ। हाँ, और देखो इंटरप्रिटेशन फिर अबव 3, ये पूरी डेफिनेशन अभी तक वही चल रही है, ये देखिए पूरी डेफिनेशन चल रही है। और उसके बाद फिर देखिए आपको केसेस दिया है मैंने, क्वेश्चंस दिए हैं कुछ उसी से रिलेटेड, पीआरआई से रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा फिर मैं, ये देखिए क्वेश्चंस भी डील करेंगे, ये देख लो यहां जाकर डेफिनेशन खत्म होती है। मतलब 2.5-3 पेज खाली हम लोग पीआरआई की डेफिनेशन देखेंगे, पूरा उसके बारे में पढ़ेंगे, इतना डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन अच्छी खासी है, ये देखिए ऑथराइज पर्सन की बात, ये देखिए पूरा डायग्राम बना आपके लिए, तो ऑथराइज पर्सन है, आ रहा है समझ, क्लियर है। उसके बाद आएगा आपका सेक्शन 3, यहां जाके आपकी डेफिनेशन खत्म होंगी पूरी, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन पोर्शन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेशन पोर्शन को शुरू करेंगे और उम्मीद करेंगे डेफिनेशंस खत्म हो जाए। वैसे मुश्किल है एक क्लास में डेफिनेशंस पूरी खत्म हो जाना, ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा लंबी है, ठीक है, मगर चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बता दे रहा हूं, और एक अलग से ही आपके लिए फील्ड है, अलग से एकदम अलग से एरिया है आपके लिए, आपके करियर वाइज अगर बात करी जाए, अलग से ही पूरी दुनिया है फेमा की। अगर अब आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो जाए तो भाई साहब आप भी फिर डॉलर्स, येन्स, पाउंड्स में खेल सकते हो आप। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। जो भी पढ़ाया एक बार रिवाइज कर लेना, अभी खाली आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, दैट्स इट। बेसिक इंट्रोडक्शन बस यही दिया है कि पहले फेरा हुआ करता था, आज की डेट में फेमा है, क्या क्या चेंजेस एंड ऑल आए हैं, क्या क्या पावर्स एंड ऑल हैं। पहले जो मिसयूज होती थी, पावर्स एक्सप्लॉयटेशन होता था बाय द ईडी, वो सब अब आज की डेट में नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको हल्का फुल्का आपको बता दिया है, कहां पे अप्रूवल लेने की जरूरत है, कहां पे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, कौन कौन से प्रोहिबिटेड क्वैट्स हैं या कहां पे अप्रूवल चाहिए, वही सब बारे हम लोगों ने हल्का फुल्का बातें कर ली, मगर कंप्लीट बातें नहीं है ये, मैं आपको बता रहा हूं, ये खाली मैंने आपको खाली शॉर्ट में बताया, खाली हल्का फुल्का आपको
हिंट दिया एक तरह से कि भाई साहब ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, मगर डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब पर्टिकुलरली हम लोग डील करेंगे पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को, जब सेक्शन 5 को डील करेंगे और सेक्शन 6 को डील करेंगे, तब हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। अलग अलग रेगुलेशंस, अलग अलग रूल्स को जब बात करेंगे तब बहुत डिटेल में बातें होंगी। क्लियर है? अभी खाली हल्का फुल्का आपको खाली एक ओवरव्यू मैंने दिया है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द डेफिनेशन, चलिए बाय बाय, टेक केयर।